जब खुद इसके द्वारा निर्धारित समय सीमा अतिक्रमित हो चुकी है। हमारा ममता जी ने और मित्रों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मेरे पास वैसे कहने को कुछ रह नहीं जाता। कवि और साहित्यकार, उनकी भाषा जो होती है वो सरकार हो या किसी पे जो आक्रमण होता है, हमले करते हैं, वो बहुत ही गंभीर रूप से होता है। वर्तमान सरकार चाहे वो केंद्र की हो या भाजपा शासित राज्य हो, फिर राजीव गांधी का शासन हो, उस पे कवि अशोक वाजपेयी ने जिस तरह से हमला बोला, वह बेहद ही एक गंभीर विषय है। वर्तमान व्यवस्था किस तरह से चल रही है, उस पर सवालिया निशान उन्होंने बहुत ही साहित्यिक भाषाओं में लगाया है। हम आपको सीधे अशोक वाजपेयी के आज राघव चेतन, ये जो देखिए, ये पुस्तक लोकार्पण था। राघव चेतन राय इनकम टैक्स कमिश्नर थे और वो इनकम टैक्स कमिश्नर के रहते हुए भी साहित्य और कविताओं से जुड़े हुए थे। उन्होंने कविता लिखी थी जिसका आज लोकार्पण था, और उसी अवसर पर अशोक वाजपेयी ने वर्तमान सरकार पर, भाजपा शासित राज्यों पर हमले किए। आप खुद ही इससे सुन करके अंदाज़ा लगाइए। पिछले 2 घंटे में परिचित हुए, जिनको हम में से अधिकांश संभवतः नहीं जानते, और इसलिए इसमें थोड़ी सी विडंबना है कि हम किसी व्यक्ति को तब जाने जब वो न रहे। मैंने इसी लिए अपनी रचनावली अपने जीवन काल में ही निकाली ताकि बाद में परिवार पर बोझ भी न पड़े, और दूसरा, इतिहास में एक कूड़ेदान में फेंके जाने के लिए जल्दी आ जाए वो काम। अब कविता के कुछ काम होते हैं, मतलब वैसे तो आजकल तरह तरह के बूढ़े निठल्ले मेरे जैसे अपने काम ही बताते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, पर कविता के कुछ काम भी होते हैं। एक काम है याद रखना और याद दिलाना। हमारा वक्त ऐसा है, इसका उल्लेख अभी ममता जी कर रही थी, जिसमें याद पर बड़ा हमला है। आप भूल जाएं, आप सिर्फ वो याद रखें जो आसपास हो रहा है, ये भी भूल जाएं कि पिछले 70 वर्षों में क्या हुआ है, ये भी भूल जाएं कि उसके पहले इतिहास में क्या हुआ है। आप तरह तरह से आपको भुलाने के चक्कर हैं, और इसमें अरविंद कुमार सिंह जैसे, उन जैसे नहीं, संभवतः वो तो ऐसा नहीं करते होंगे, मीडिया इत्यादि ने बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका निभाई है कि हम भूल। तो कविता का एक काम तो आपको भूलने से रोकना है। जब सारी शक्तियां भुलाने में लगी हों, जब धर्म, राजनीति, मीडिया, बाजार सब आपको भुलाने में लगा हो, तब कविता का एक काम है कि वो आपको याद देना है। कविता का दूसरा काम है कि वो अनदेखे को देखने के अहाते में लाए। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में हमें भ्रम है कि हम देखते हैं। वैसे तो एक जमाने में आपको याद होगा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने अकस्मात दैव दुर्विपाक से, तो उनको हिंदी नहीं आती, तो वो हिंदी में देखना क्रिया का बहुत प्रयोग करते थे।
हम देखेंगे, हमको देखना है, हम देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो एक दैनिक अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण से 150 बार देखने क्रिया का प्रयोग किया। उन दिनों हम लोग जो छोटे शहरों में रहते थे, हम लोगों ने बड़ा मजाक बनाया कि हमारा प्रधानमंत्री है, उसको देखने ही क्रिया आती है, दूसरी कोई क्रिया ही हिंदी की नहीं आती है। अब ये हालत है कि कम से कम भारत का 60-70 करोड़ में फैला हुआ मध्य वर्ग सिर्फ देख रहा है, और वो देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है और क्या देख रहा है, इस पर आप चतुर सुजान हैं, आप जानते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी जानते होंगे कि क्या आप नहीं देख रहे हैं। तो कविता का एक काम ये जो अनदेखा है, इसको धकेल कर देखने के आहते में लाना है। तीसरी बात यह है कि कविता भाषा को वहां ले जाती है जहां वो पहले न गई। जाती रहती है भाषा, तो बहता नीर है, तरह तरह से क्या क्या होता रहता है, लेकिन जब चमक उसमें पैदा होती है, जब वो वहां जाने की कोशिश करती है जहां भाषा पहले न गई। चौथी बात कि कविता बचाती है, वो याद को भी बचाती है, छवियों को भी बचाती है। बहुत सारा जो आपके आसपास वैसे नष्ट हो रहा है, उसको दर्ज करके बचाती है। अक्सर कविता खुद नहीं बच पाती, अक्सर कभी भी नहीं बच पाती, लेकिन कविता बचती है। उसमें छवियां और स्मृतियां और जो हो रहा है और जो अनदेखा है वो बचता है। आजकल तो तोड़ने का बहुत उत्साह है, अपार उत्साह, तरह तरह के लोग इसी काम में लगे हैं, सुबह से शाम तक के कैसे तोड़ा जाए, और एक बुलडोजरी मानसिकता हमको बहुत खेल की जैसे खेल हो रहा है। किसी गरीब मुसलमान का मकान अगर ढहा दिया जाए बुलडोजर से, तो हम बहुत ही प्रसन्न मन देखते हैं कि हाँ क्या बात है, इतनी खूबी से। तो ये जो एक तरह की भव्यता में क्रूरता छिपी हुई है, हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारा समय बहुत भव्य है, हर चीज तमाशा है। छोटी छोटी आरतियां भी अब तमाशा हो गई। जो पहले बहुत ही स्वाभाविक रूप से और बिना किसी ज्यादा शोर शराबे की होती थी, अब तो बिना शोर शराबे के कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार दूसरा के हर चीज तमाशे में बदलना है, उसको दृश्य में बदलना है। और इसलिए आपके विचार करने की शक्ति को, प्रश्न पूछने की शक्ति को, जिज्ञासा की स्वाभाविक वृत्ति को या तो हाशिए पर डालना है या दबाना है। ऐसे में और कविता करती क्या है, आप थोड़ा अधिक देखने लगते हैं, कम से कम उतनी देर के लिए सही। आप कुछ अधिक सुनने लगते हैं, उतनी देर के लिए ही सही। थोड़ा महसूस अधिक करने लगते हैं, उतनी देर के लिए सही। और अगर इन सब जो मैंने बातें कही, अब मैं राघव चेतन की कुछ कवितांश से आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। आप इन बातों को ध्यान में रखें, हालांकि आप क्यों रखेंगे, लेकिन अगर हो सके। बाहें मरोड़ने, दुलत्ती और लगड़ी लगाने वाले देर तक आते हैं याद, बैठकी गप लतीफों में यों अपरोक्ष में बदमाशों की उम्र बढ़ती जाती है। भले मानुष का अंत में सब छिन जाता है, दोस्ती और अनुराग जैसे निकाले हुए फालतू का घर। अब
इसको मैंने कहा था कि जो अनदेखा आप करते हैं, हम सब मानते हैं कि बड़ा भलमनसाहत, हम लोग से बहुत लोगों को ये ख्याल है कि वो भलमनसाहत से ग्रस्त लोग हैं। हम कितनी भलमनसाहत करते हैं दूसरों के साथ, इसका ठीक ठीक मीजान नहीं है। ज़्यादातर लोग जो अपने को बहुत भला कहते हैं असल में भले नहीं होते। वो दिखने को भले होते हैं लेकिन अपने परिवार में, अपने समुदाय में, अपने आसपास शायद उनकी भलमनसाहत इतनी नहीं होती। कविता वहां ले जाती है जहां आप पहले भाषा इसी रूप में न गई। हमारे यहाँ तड़तड़ाती धूप से चिपके खेतों में हल चलाते भूखे नंगे बेगुलाब बेबागीचा बेबहार किसान को मरते समय क्या याद रहता होगा? नहीं, उसने कहा था नहीं, याद आता होगा प्रायः एक आदिम बिंब जो उपमा रूपक संकेत। अब आप अगर इसकी बहुत व्याख्या करने का अवसर नहीं है, पर आप देखें कि बेगुलाब बेबागीचा बेबहार, मैंने कम से कम ऐसे विशेषणों का प्रयोग कविता में पहले नहीं सुना। वो जो आप नहीं देखना चाहते और जिससे आप बराबर अपने को बरकाते रहते हैं, एक सच जिसका अर्थ कभी नहीं खोता है। खुली सड़क की नौटंकी में गाना होता है, नाच होता है, भीड़ होती है, फिर एक नकली लड़ाई होती है और असली हिंसा लाठियां बजड़ने के ठीक पहले ही दर्शकों में खड़ा एक बूढ़ा बौना उनके नीचे गिरने के साथ बेलौसगी से चला जाता है, सिर फटे खून से चौंधियाई आंखों को मलकर आसपास देखने की निर्विकार कोशिश करता है। कविता देखती है। ठहरे आस तक के ये कविता पढ़कर ही मैंने सोचा कि मैं कविता के बारे में पहले कुछ बातें कहूँ। हालांकि जिंदगी भर में किसी और चीज के बारे में बात की नहीं है। मतलब ये मूर्ख जिद है और बेशर्म जिद है। मैं 60 वर्षों से कविता जैसे अलोकप्रिय माध्यम पर जमा हुआ। कर लो जो करना है, गद्य का जितना भी प्रताप हो, लेकिन हम तो कविता नहीं छोड़ते। बेशर्मी। मैं भी कह रहा था कि वरिष्ठ शब्द जो है अब इधर से लेकर उधर तक कितनों को लागू होता है, तो हम जैसे धवल केशियों के लिए हिंदी में कोई और शब्द होंगे, वयोवृद्ध, जिनको ऐसा कहने में थोड़ी लगती हो, ये तो असम्मान की बात हुई, तो कुछ और ऐसा कोई शब्द गढ़ना चाहिए। मतलब वरिष्ठ कितने हो गए चर्चित। मैंने राकेश रणु से पूछा कि भाई आपकी चर्चा कहाँ होती है? चर्चित करनी है तो चर्चित, वरिष्ठ, युवा, जैसे हमारे संचालक हैं वो कह रहे थे आदर और सम्मान के साथ। तो आदर और सम्मान दोनों में क्या फर्क है? अगर सिर्फ आदर कहें तो नहीं चलेगा। हिंदी में सार्वजनिक स्थलों पर भाषा में अतिरेक का एक रिवाज बन गया है। मैंने पहली बार डॉक्टर नगेंद्र को, मैं अंग्रेजी का छात्र था, ममता था, हम दोनों एक छात्र अंग्रेजी विभाग में, तो नगेंद्र जी की क्लास लगा करती थी, उनका बड़ा नाम था। हमने सोचा कि भाई देखेंगे, इतना बड़ा आचार्य है। तो हम खिड़की में गए तो उन्होंने कहा कि कामायनी में प्रसाद जी ने जो मूल प्रश्न उठाया और 200 मूल प्रश्न हर एक लिखा है कि युद्ध का स्रोत कहाँ है। अब फिर रुके सब लोग, युद्ध का स्रोत कहाँ है? फिर इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, फलाने में नहीं है, ठिकाने में नहीं है। ऐसा काव्योक्तियों का प्रयोग करती हूँ। इसका स्रोत मानव चेतना। अरे बाप रे, मेरी मानव चेतना इस कदर कुंद हुई
इतनी देर बाद ये बड़ा भारी तो हिंदी में, और मैं भी उसका शिकार हूँ क्योंकि आपका मैं तो हिंदी का ही हूँ, ये सार्वजनिक जीवन में आवृत्तियों का और व्यर्थ की शब्दों का, तो उसी में एक बार नगेश जी ने कहा कि मैं आप सबका नत शिर कृतज्ञ हूँ। भैया कृतज्ञ हुए काफी है, सुर झुकाया कि नहीं झुकाया, ज्यादातर लोग तो कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सिर नहीं झुकाते, तो वैसे भी कब झुकाते हैं खुदा जाने। कविता देखती है गहरे आसमान के गहरे कोने से, नखरे वाली नमकीन पूर्वा हाथी चाल चलकर, पिटे रीढ़ गेहुवन को फिर जिलाती है, पिंजरों के बब्बर की झुकी बाँछों को सहलाती है, बासी खबरें चिल्लाकर बेचने वाले टोकरों को भूखा सुलाती है। कविता देखती है कि हवा आती है और चली जाती है एकांत कमरे की खुली खिड़की की ओर, जहां दूसरे कमरे में बेमेल शब्दों का तरतीबवार संग्रह कोई खुला शब्दकोश रखा है।